देखो स्क्रीन दिख रहा है सबको। स्क्रीन सबको दिख रहा है। स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? ठीक है। सीमा को दिख रहा है, बाकी लोगों को? मधुबाला को भी दिखा, और लोगों को? प्रशांत को भी दिखा। चलिए, इसका मतलब है सबको दिख रहा होगा। ठीक है, देखो हमारा टॉपिक है आज हीट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है और इसी चीज को समझेंगे क्या है। अभी हीट का मतलब क्या है? नहीं दिख रहा है। देखो हीट, आप में से कितने लोग हैं जो डिफाइन कर सकते हैं फीवर क्या होता है? कौन है जो डिफाइन कर सकते हैं फीवर क्या होता है? देखो आप अनम्यूट होकर ही बोल सकते हो, ठीक है, मैंने इधर से अनम्यूट कर रखा है। आप चाहो तो अपना माइक ऑन कीजिए और बोल सकते हैं। क्या होता है फीवर? कौन बताएगा? बुखार किसे कहते हैं? अच्छा ये बता दीजिए, बुखार कितने टेम्परेचर से चालू होता है? कितना टेम्परेचर होने से बुखार की गिनती में आता है वो? संदीप, फ़ारेनहाइट में कितना होगा? देखो पहले टाइम में क्या था कि, अच्छा किसी का जवाब आया, किसका आया? कोमल 90 98। ठीक है, देखो 98.6 डिग्री जो होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में। अब हम लोग का जो थर्मामीटर है वो फ़ारेनहाइट में ही दिया रहता है, ठीक है, हालांकि उसमें डिग्री सेल्सियस भी होता है, दोनों होते हैं, आप चाहो तो देख सकते हैं उसमें। अब देखिए पहले के टाइम में क्या था कि 98.6 से ऊपर गया अगर, तो उसे बुखार कहते थे, या 98.6 भी है तो भी उसे बुखार कहा जाता था। लेकिन अभी का क्या हिसाब किताब है कि 100.4 से अगर ऊपर चला जाए तो कहा जाता है कि आपको बुखार हो रखा है। ठीक है, ये अभी रिसर्च का जो कंडीशन है या इस अभी का जो टाइम चल रहा है उस हिसाब के से 100.4, 100.4 के ऊपर गया या 100.4 चला गया आपको, तो उसे फीवर के कंडीशन में डाल देते हैं। अब जनरली क्या हो रहा है कि आपका जो बॉडी है वो हीट हो रहा है, ठीक है, बॉडी गर्म हो रहा है तो हम उसे कहते हैं बुखार चढ़ना। ठीक, तो हॉट फीवर भी होता है, कोल्ड फीवर भी होता है, ठीक है, बुखार के बहुत सारे वैरायटीज हैं। किसी किसी बुखार में आपका बॉडी ठंडा भी होने लग जाता है। तो उस कंडीशंस का भी है। अब देखिए यहाँ पे इससे हम हीट का डेफिनेशन निकालेंगे। तो हीट बेसिकली है क्या? तो जब भी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर या तो बढ़ेगा या फिर टेम्परेचर घटेगा तो उसे हम कहेंगे हीट। ठीक, क्यों? क्योंकि हमको एहसास होता है कुछ तो गर्म है कुछ तो ठंडा है। अब जैसे घर में कुछ कोई बर्तन गर्म हो रहा है तो
उस चीज को हम छूते नहीं, क्यों, हमें गर्म लग सकता है, हमारा हाथ जल सकता है। अगर कोई बहुत ठंडा चीज है जैसे बर्फ, काफी अगर ठंडा है तो उसे भी हम नहीं छूते, क्योंकि बर्फ से भी हमारा हाथ जल सकता है। और एक चीज बता दें कि ठंडे आइटम से जो अपना शरीर जलता है वो गर्म वाले से ज्यादा तकलीफ देह होता है। ठीक है, लोगों को लगता है कि आग से जलना जो है वो ज्यादा तकलीफ देह है, लेकिन जनरली अगर आपको ठंड से जलन हो गई बॉडी में, अगर ठंड के वजह से आपका स्किन जल गया, तो वो जलन काफी खतरनाक है, क्योंकि वो स्किन को सड़ा देता है, स्किन को खराब कर देता है। ठीक है, और वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब देखिए, जो भी यहाँ चीजें हम पढ़ेंगे वो टेम्परेचर से रिलेटेड, हीट है तो टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो फीवर का बेसिक डेफिनेशन है, द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ए फीवर। तो उसी तरीके से हम हीट को भी डिफाइन करेंगे। अब देखिए, हीट बेसिकली क्या है, तो एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे जाना। अब जैसे फीवर की हम बात कर रहे हैं, बुखार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 98.6। ठीक है, जब ये 98.6 जो है ये चला जाए 100.4 में, तो इसे हम कहेंगे कि ये फीवर पे आ गया। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर है, मान लीजिए ये T1 है, ये आपका T2 है। ठीक, तो इस जगह से T1 से T2 में एनर्जी का फ्लो होना। ठीक, क्या देख रहे हैं हम, T1 से T2 में एनर्जी का फ्लो होना। तो किस टाइप का एनर्जी है ये ऐसा एनर्जी है जिसमें हमारा बॉडी गर्म हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे हीटिंग एनर्जी। तो हीट बेसिकली है क्या, द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी in presence of temperature difference। ठीक है, in presence of temperature difference। यहाँ पे ई छूट गया ना। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। अभी हीट का सिंबल, हम हर जगह हीट तो लिख नहीं सकते, तो इसका जो सिंबल है वो सिंबल होता है Q, स्मॉल Q। ये इसका सिंबल है। अब एक चीज देखिए, इसका इम्पोर्टेंट टर्म क्या है। मान लीजिए हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम से, ये एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब हर वो चीज जो काम कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं सिस्टम हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप सिस्टम है, मैं अपने लैपटॉप पे इधर से पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिस्टम हूँ, मैं लैपटॉप पे कुछ ना कुछ टाइप कर रहा हूँ तो मैं सिस्टम हूँ। लैपटॉप यहाँ पे टाइपिंग का काम करा रहा है, आप नेट यूज करवा रहा है, तो लैपटॉप यहाँ पे सिस्टम है। अब आपको पढ़ाने वक्त देखो, मैं इधर से पढ़ा रहा हूँ, मैं रेगुलर बोल रहा हूँ, तो मुझे थकान हो रही है। ठीक, तो हो क्या रहा है कि मेरे अंदर से एनर्जी निकल के बाहर जा रहा है। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो कैसा एनर्जी है, ये एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल रहा है। ठीक, तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर सिस्टम से कुछ लॉस होता है तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। सिस्टम से कुछ भी चीज घटा, मतलब समझ लो आपका बैंक बैलेंस घट रहा है। अगर एनर्जी आपके शरीर से निकल रहा है तो समझ लीजिए आपका बैंक बैलेंस घट रहा है, मतलब आपके बॉडी से कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। तो जब भी सिस्टम से हीट बाहर निकलता है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव। तो इस कंडीशन में जो क्यू होगा वो क्यू हो जाएगा मेरा नेगेटिव। ठीक, इसी जगह पे अगर हम इस सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करें, अगर मैं आपको पढ़ाने के बाद मैं क्या करूंगा कि या तो पानी पीऊंगा या कुछ खाऊंगा जिससे, ताकि मुझे थोड़ा और एनर्जी मिले। ठीक है, जिससे मेरे गले को आराम लगे, वो चीज़ कुछ पीऊंगा, इस तरीके की चीज़ों को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूँ अपने बॉडी में। ठीक, जिससे कि मैं फिर से नेक्स्ट क्लास ले सकूँ। तो ये मेरा ये काम है। अभी आपका काम है कि आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं या घर का कुछ काम करते हैं तो आपके बॉडी से एनर्जी निकलता है। फिर आप क्या करोगे, खाना खाओगे, कुछ पियोगे, तो उसकी वजह से एनर्जी आपके शरीर में जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे जो क्यू होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव।
तो सिंपल सा बेसिक फंडा है कि अगर सिस्टम से कुछ लॉस हो रहा है तो वहां पे वो नेगेटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ सिस्टम से एनर्जी का लॉस हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। और सिस्टम में कुछ जा रहा है तो वहां पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं। अब एग्जाम में यही चीज आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्यों? ये हीट से भी पूछ सकता है, ये आपको वर्क से भी पूछ सकता है, ये आपको इंटरनल एनर्जी से भी पूछ सकता है। किसी भी चीज में ये घुसा देगा और बोलेगा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस चीज को बताइए। ठीक है, देन इसका यूनिट, इसका मेजरमेंट, इसे मेजर किया जाता है जूल या फिर कैलोरी में। जूल और कैलोरी। ठीक है, ये इसका मेजरिंग यूनिट है। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है 1 कैलोरी। नेक्स्ट है 1 कैलोरी। अभी 1 कैलोरी क्या है? अब देखिए, मेरे पास मान लीजिए एक मैंने वाटर लिया, एक मान लो मैंने कंटेनर में क्या किया, वाटर ले लिया, और वो जो वाटर है उसका टेम्परेचर है, सपोज कीजिए 35 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे, इसको हीट सप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब इस पानी को मैं क्या कर रहा हूँ कि गर्म करना चालू कर रहा हूँ। ठीक, अब गर्म करके क्या करूंगा कि 35 डिग्री से मैं इसे गर्म करूंगा और गर्म करके लेके आऊंगा 36 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ध्यान से देखिए, 35 डिग्री से मैं क्या कर रहा हूँ, इसे लेके आ रहा हूँ 36 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो 1 कैलोरी जो है वो डिफाइन कैसे करते हैं, तो 1 कैलोरी वो अमाउंट ऑफ हीट है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 1 कैलोरी वो अमाउंट ऑफ हीट है जिसको सप्लाई करने के बाद किसी भी सिस्टम का, किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसमें 1 डिग्री का राइज होना चाहिए। 1 डिग्री का राइज होना चाहिए, चाहे वो सेल्सियस में हो, चाहे वो फ़ारेनहाइट में हो, चाहे वो केल्विन में हो। ठीक है, तो जनरली हम लोग केल्विन में लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि केल्विन हमारा एसआई यूनिट है। ठीक है, फिर से देखिए, रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी बॉडी या कोई भी सिस्टम को जब हम 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो हीट सप्लाई करेंगे उसे कहा जाता है 1 कैलोरी हीट। ठीक है, इसका डेफिनेशन है, it is defined as the amount of heat supplied to raise the temperature temperature of the system or or body by one by 1 डिग्री। ठीक है, डिग्री, इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में, मे बी सेल्सियस देन फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, ये इसका बेसिक डेफिनेशन है और ये इसका एग्जाम्पल है। आप एग्जाम में लिखेंगे तो इस तरीके से एग्जाम्पल दिखा के आप लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक क्लियर है? बाकी लोगों को
POR बॉडी का मतलब POR कहाँ लिखे है? अरे वो P गलती से दब गया है संदीप। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड इसको काट देते हैं। ठीक है, ये P नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और लिखा है बस। ठीक है, देखो हम स्क्रीन भी शेयर करेंगे। ठीक है, और हम आपको नोट्स दे देंगे, तो आप इसको दोनों को मैच करके लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे कुछ कुछ हम एक्स्ट्रा भी बताते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी एक्स्ट्रा लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, देन अब देखिए, हर केमिस्ट्री नहीं, सॉरी, थर्मोडायनेमिक्स, ये एक चीज़ है। थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो एक सेकेंड। देखो, जब थर्मोडायनेमिक्स का इजाद हुआ था तो सबसे पहला जो इंजन डेवलप हुआ था उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मॉडल दिखाया गया, उसके ठीक नीचे एक और मॉडल है, इसके ठीक नीचे ट्रेन का मॉडल देखो राइट साइड में, जहाँ पे एक सेकेंड, राइट साइड में जहाँ मैं माउस घुमा रहा हूँ वहाँ पे देखिए, ये सभी स्टीम इंजन्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये सब एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप कहने का मतलब है डेमो वगैरह जो होता है उस टाइप का है। इसी का बनाया हुआ जो वर्किंग मॉडल होता है वो भी जनरेटेड है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टीम इंजन जो था वो काफी बड़ा था, मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट स्टीम इंजन। ठीक है, देखिए यहाँ पे काफी सारे इंजन्स को दिखाया गया है। देखो ये सभी काफी बड़े बड़े टाइप के मॉडल्स हैं, बड़े बड़े इंजन्स हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स उस टाइम इजाद हुआ था हीट को लेकर के। ठीक है, कि हीट से हम कैसे एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसको मशीन्स में काम लेके आ सकते हैं। उस टाइम के इंजन को देख लो और अभी के गाड़ियों के इंजन को देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या था कि ज्यादातर पानी से हीट जनरेट होता था, पानी से जो स्टीम से जो हीट जनरेट होता था उससे गाड़ियों को चलाया जाता था। उसके बाद कोयले से चलाया जाता था। ठीक है, तो ज्यादातर पानी वाले थे, इसके वजह से जो भी मशीन्स होते थे या जो उस टाइम के इंजन्स होते थे वो काफी बड़े हो जाते थे, क्योंकि पानी को स्टोर करना है, उस पानी का स्टीम जनरेट करना है, तब उस स्टीम से हमको मशीन को चलाना है। लेकिन अभी वो बात नहीं है। तो थर्मोडायनामिक्स का जो इजाद हुआ था वो बहुत पुराना है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक इंजन पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज कार्नोट इंजन। ठीक है, कार्नोट इंजन ये सबसे पुराना है। ठीक है, कार्नोट इंजन सबसे पुराना है, लेकिन कार्नोट इंजन जो है उसके ऊपर ही हमारा गाड़ी बनता है। उसी इंजन के एक्सप्लेनेशन, उसी थ्योरी के एक्सप्लेनेशन से हमारी जो गाड़ियों के इंजन है वो सब डिजाइन किए जाते हैं। ठीक, आप जो टीवी में कैस्ट्रॉल वगैरह का ऐड देखते हैं ना, जिसमें एक इंजन का हिस्सा होता है जो आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, वो देखिए यहाँ पे है, जहाँ पे मेरा माउस चल रहा है। ठीक है, ये वो हिस्सा है। यहाँ पे देखो, जो ब्लू वाला है ये आपका पिस्टन सिलेंडर हो गया। ठीक, और ये इधर का आपका बाहर का है जो गाड़ी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, इस जगह पे आप देखिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिस्टन सिलेंडर के अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। कार्नोट इंजन का ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ठीक, अब जैसे देखो, इसको दिखाने का बेसिक फंडा क्या है आपको। तो जब थर्मोडायनेमिक्स का इजाद हुआ था तो उस टाइम इजाद हुआ था क्या बोलते हैं, यूज को देख के, कि जैसा जैसा यूज हुआ वैसा वैसा लोग करते चले गए। लेकिन बाद में
कुछ ना कुछ लॉज आए, कुछ ना कुछ लॉज इसलिए कि ऐसा करते हैं तो हमको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज है उसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, ठीक, प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन जितने भी लॉज है वो एकदम सटीक बैठते हैं हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, सटीक बैठने का मतलब है कि आप जो भी चीज यहाँ पढ़ेंगे उसे आप डेली लाइफ में अपना यूज कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक, अब थर्मोडायनेमिक्स, वॉइस कट कट के आ रहा है, तो थोड़ा सा नेटवर्क चेक कीजिए अपना। ठीक है, बाकी लोग को आवाज जा रहा है क्या? प्रशांत को छोड़ के बाकी लोग को आवाज जा रहा है? बाकी लोग, आप लोग का आवाज जा रहा है क्या? संदीप को भी नहीं आ रहा। थोड़ा सा नेटवर्क चेक करो अपना, और हेडफोन लगाइए। ठीक है, बिना हेडफोन के आपको आवाज ढंग से सुनाई नहीं देगा। ठीक है, इसमें हेडफोन लगा के बैठिए। अब देखो, थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट है हमारा लॉज। ठीक, तो सबसे पहला लॉ है जिसको हम कहते हैं ज़ेरोथ लॉ। ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको मैं कैप से लिख देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी रहे। ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब देखिए ज़ेरोथ लॉ का मतलब क्या है। नाम बहुत कुछ हमको बतलाता है, कभी कभी नाम जो है वो ऐसे ही दे दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि नाम के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन ऐसे ही दे दिया जाता है। अब देखो, लॉज जो है थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहला लॉ आया था वो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद आया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद आया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमारा डेवलप किया गया था इंजन्स के ऊपर, मतलब प्योर का प्योर वो इंजन को बनाने के लिए ही यूटिलाइज किया जाता था। ठीक, सेकंड लॉ जो था वो इंजन्स के डेवलपमेंट या इंजन्स के काम के ऊपर था कि इंजन अगर काम करे तो उसकी एफिशिएंसी वगैरह क्या होगी, या यूं कहे तो फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन था सेकंड लॉ। ठीक, जो थर्ड लॉ है वो थोड़ा अलग है, उसमें हम कुछ और पढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, इन सब चीजों को। अब ये तीन लॉ देने के बाद, इन तीन लॉ को देने के बाद चौथा एक लॉ आया। ठीक, अब चौथा लॉ जो था वो मैं आपको बतलाता हूँ। तीन बॉडी है मेरे पास, मान लीजिए बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी। ठीक, तो बॉडी ए, मान लीजिए बॉडी ए जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ठीक है, मैं यहाँ पे एक नया टर्म यूज कर रहा हूँ, उस चीज को देखिए। थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि बॉडीज हैविंग सेम कंडीशंस, कंडीशंस लाइक हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर दो बॉडी है, दो बॉडी को हम कंपेयर कर रहे हैं थर्मली, तो उनका टेम्परेचर और हीट जो है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है। अब इस जगह पे देखो, मेरे पास तीन बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी। ठीक, अब बॉडी ए जो है वो बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, मान लीजिए बॉडी ए जो है वो बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम देखो, मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट से लिख रहा हूँ टी ई। ठीक है, क्योंकि बार बार लिखेंगे तो थोड़ा समय भी जाता है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में लिख दिए टी ई। अब मैं यहाँ पे हर जगह टी ई को यूज करूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि बॉडी बी जो है ये आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ। ठीक,
ठीक है, अभी कहता क्या है देखो, इस जगह पे हम क्या कह सकते हैं कि ए जो है बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सी जो है वो बी के साथ आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो लॉ क्या कहता है कि अगर एक बॉडी अगर दो अलग अलग बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दो अलग अलग बॉडी जो होगा वो आपस में भी थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो इसे मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। तो इस वजह से क्या होगा कि ए और सी जो है ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बॉडी, ठीक, यहाँ पे एक बॉडी कौन है, बी, अगर बी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है ए के साथ, ठीक, पहला कंडीशन, और बी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो इस कंडीशन से ए और सी ये दोनों भी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे। ये था फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए, फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि इसे नाम दे दिया जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे जो मैंने जीरोथ लॉ लिखा है इसे जीरो लॉ भी लिखा जाता है। ठीक है, इसे जीरो लॉ भी लिखते हैं। तो इसका जो नाम है वो इस तरीके से आता है। ठीक है, अब देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझ लीजिए। या मैं लिख रहा हूँ, लिखते हुए समझा दूंगा। इफ वन बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, वन बॉडी की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में, बॉडी बी is in thermal equilibrium with body A and body एक सेकेंड, and body B is also in thermal equilibrium with body C, then the body A and C are in thermal equilibrium with each other। ठीक है, क्या है, इफ वन बॉडी, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, if one body B is in thermal equilibrium with body A and body B is also in thermal equilibrium with body C, then the body A and C are in thermal equilibrium with each other। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। चलिए अभी बताइए ये आपको समझ में आया या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज, इसके लॉज काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब लॉ समझ में आया कि नहीं? ये लॉ समझ में आया? बाकी लोगों को, मधुबाला का क्लियर है, बाकी लोगों को? अगर क्लियर है तो यस लिखिए, यस लिखने में ज्यादा समय नहीं लगता। क्लियर है तो यस लिखिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, देखो आप एक काम करो, ठीक है, इस बोर्ड को एक बार देख लीजिए, अगर कुछ डाउट है तो पूछिए। चलो।
चलो एक बार पढ़ के देखिए सारा, मैंने क्या बोला उसको वापस से रिकॉल कीजिए। ठीक है, नोट्स में आप ये ड्राइंग भी बनाएंगे, ठीक है, ये ड्राइंग इंपॉर्टेंट है। कंचन क्या समझ में नहीं आया? माइक ऑन करके बोल सकते हैं, ठीक है, माइक मैंने सबका ये कर रखा है। कंचन क्या समझ में नहीं आया? स्टेटमेंट, देखो ये जो मैंने आपको यहाँ पे ड्राइंग दिखाया है, इसी चीज का सिर्फ यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है, ठीक है। स्टेटमेंट कहता क्या है कि अगर ये बॉडी ए, ठीक है, बॉडी ए आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सॉरी बॉडी बी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में ए के साथ। थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का क्या मतलब है कि जितना जितना टेम्परेचर बॉडी बी का होगा, मान लीजिए बॉडी बी का जो टेम्परेचर है वो आपका है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये है मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और कहता क्या है कि बॉडी बी जो है ए के जैसा ही है, ठीक, तो यहाँ पे ए का भी 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक। तो इसे हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल बेसिकली जो है हीट के लिए यूज किया जाता है, थर्मल वर्ड। उसके बाद क्या कहता है कि बॉडी बी जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक। तो इसका मतलब है कि जितना बॉडी बी का टेम्परेचर है उतना ही बॉडी सी का भी टेम्परेचर होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब ये लॉ क्या कहता है? अब ये लॉ कहता है कि अगर ये बॉडी बी बॉडी ए के साथ भी थर्मली इक्विलिब्रियम में है और बॉडी सी के साथ भी थर्मली इक्विलिब्रियम में है, तो उस कंडीशन से जो ए और सी है ये दोनों भी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब ए का भी 30 डिग्री और सी का भी 30 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट कहने का ये मतलब है, ठीक है, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है कंजन? ठीक है, बाकी लोग यस नो लिखने में कंजूसी क्यों करता है? ज्वाइन करके सो जाते हैं क्या सब, या चल जाते हो कहीं? देखो यस यस लिखते रहोगे, मुझे भी लगे सब कुछ सुन रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे सब सो गए। मैं कल का इंसिडेंट बता रहा हूँ, थोड़ा हो सकता है आपको हंसी आए, ठीक है। जैसे